हाय, मेरा नाम मुकेश है और आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस मतलब राजनीतिक विज्ञान क्लास 12। ये क्विक रिवीजन है। हम डेली 2 चैप्टर्स का क्विक रिवीजन करेंगे और ये आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे समकालीन विश्व राजनीति। पहला चैप्टर जिसका नाम है दो ध्रुवता का अंत। इस चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हम उन सभी को पढ़ेंगे और इसके साथ साथ हम कोशिश करेंगे इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम वो भी देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम है दो ध्रुवता का अंत। शीत युद्ध के प्रतीक को दर्शाती वर्ष 1961 में बनी बर्लिन की दीवार को 9 नवंबर 1989 को जनता द्वारा गिरा दिया गया था। 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हो गया था और ये 15 नए गणराज्यों के रूप में उभर कर सामने आया था। बात करते हैं सोवियत संघ है क्या, सोवियत संघ का जन्म कैसे हुआ। हम सबने सोवियत संघ के बारे में सुना। सोवियत संघ या सोवियत व्यवस्था या सोवियत प्रणाली, तीनों में से कुछ भी पूछा जाए कंफ्यूज नहीं होना है। वर्ष 1917 की रूसी क्रांति हुई थी एक, जिसका नाम था बोल्शेविक क्रांति, जिसके बाद समाजवादी सोवियत गणराज्य संघ अस्तित्व में आया। सोवियत संघ में समाजवादी समाज के निर्माण के लिए एक केंद्रीकृत योजना बनाई गई। राज्य के नियंत्रण पर आधारित था और साम्यवादी दल द्वारा निर्देशित व्यवस्था सोवियत प्रणाली के नाम से जानी जाती। सोवियत प्रणाली की क्या क्या विशेषता थी जानते हैं। तो सोवियत प्रणाली पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध तथा समाजवाद के आदर्शों से प्रेरित थी। सोवियत प्रणाली में नियोजित अर्थव्यवस्था थी। समाजवादी प्रणाली का दबदबा था। न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधा सभी नागरिकों को उपलब्ध थी। बेरोजगारी का अभाव था। उन्नत संचार प्रणाली था। साथ ही साथ मिल्कियत का प्रमुख रूप राज्य का अस्तित्व था। उत्पादन के साधनों पर भी राज्य का ही नियंत्रण था। तो ये तो रहा सोवियत प्रणाली। इसी में है दूसरी दुनिया। ध्यान रखना, चैप्टर में दूसरी दुनिया और पहली दुनिया के बारे में बताया गया है। पूर्वी यूरोप के देशों को समाजवादी प्रणाली की तर्ज पर ढाला गया था। इस समाजवादी देशों को दूसरी दुनिया की संज्ञा दी जाती थी। इसका मतलब ये है जहां जहां पे समाजवादी व्यवस्था थी जिन जिन देशों में, उस देशों को दूसरी दुनिया कहा जाता था। और जिन जिन देशों में अमेरिका का दबदबा था, अमेरिका का पूंजीवाद व्यवस्था था, उसे पहले दुनिया का देश कहा जाता था। और जिन देशों में ये दोनों व्यवस्थाएं नहीं थी उन देशों को तीसरी दुनिया का देश कहा जाता है। आगे बढ़े तो मिखाइल गोर्बाचेव की बात की जाती है कि उन्होंने कौन कौन से सुधार किए। तो 1980 के दशक में मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। उन्होंने राजनीतिक सुधारों तथा लोकतांत्रिकरण को अपनाया। मिखाइल गोर्बाचेव ने पुनर्रचना और खुलेपन के नाम से आर्थिक सुधार को लागू किया। अब सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा। मिखाइल गोर्बाचेव के सुधार के बाद ही सोवियत संघ का विघटन हो गया था। तो सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कब हुई? तो 25 दिसंबर 1991 में बोरिस येल्त्सिन के नेतृत्व में पूर्वी यूरोप के देशों ने तथा रूस, यूक्रेन एवं बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कर दी। स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल। स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल CIS क्या है? ये सोवियत संघ के विघटन के बाद 15 नए देशों का उदय हुआ और इन सभी देशों ने एक अंत सरकारी संगठन का निर्माण किया जिसकी सदस्यता स्वैच्छिक थी, मतलब अपने मर्जी से था। इसे ही स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल कहा गया। यह एक ऐसे संघ है जो अपने सदस्य देशों के बीच व्यापार, श्रम और वस्तुओं की आवाजाही बनाए रखता है। एक ध्रुवीय विश्व। जब सोवियत संघ का विघटन हो गया 1999 में, सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व में एकमात्र महाशक्ति अमेरिका ही बचा था और सभी शक्तियों का केंद्रीकरण अमेरिका के इर्द गिर्द ही होने लगा। मतलब जितनी भी शक्तियां थी उस पर दबदबा अमेरिका का ही होने लगा। इस तरह से विश्व एक ध्रुवीय विश्व में परिवर्तित हो गया। एक ध्रुवीय विश्व के बनने के बाद कई सारे परिणाम देखने को मिले, जैसे अंतरराष्ट्रीय शक्ति संधियों में बदलाव, पूंजीवादी व्यवस्था का प्रचार प्रसार, साम्यवादी व्यवस्था का कमजोर हो जाना, उदारवादी लोकतंत्र व्यवस्था का मजबूत होना। इसी में आता है कि द्विध्रुवीय विश्व क्या है? द्विध्रुवीय विश्व उसे कहते हैं जब संपूर्ण संसार पे या विश्व में 2 महाशक्तियों का होना है। तो 2 महाशक्तियों का कब होना था? जब अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ही महाशक्तियां थी। उस दौर को द्विध्रुवी विश्व कहा जाता था। सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारण।
ध्यान रखना है विघटन के कारण सबसे महत्वपूर्ण है। कई बार पूछा जाता है कि सोवियत संघ के विघटन के क्या क्या कारण थे, आप एक्सप्लेन करो। तो पहला कारण था कि नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा ना कर पाना, सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा, समाजवादी पार्टी का राजनीतिक पर अंकुश, संसाधनों का अधिकतम उपयोग परमाणु हथियारों में, प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे में पश्चिमी देशों की तुलना में पीछे रह जाना, रूस का वर्चस्वशाली होना, गोरबाचेव द्वारा किए गए सुधारों का विरोध करना, अर्थव्यवस्था का गतिरुद्ध होना और उपभोक्ता वस्तुओं की कमी, राष्ट्रवादी भावनाओं और संप्रभुत्व की इच्छा पर उभार, सोवियत प्रणाली का सत्तावादी होना और समाजवादी पार्टी का जनता के प्रति जवाबदेह ना होना। ये सभी कारण थे जिनके कारण से सोवियत संघ का विघटन हो गया, मतलब वो टूट गया। अब बात करते हैं कि अगर सोवियत संघ का विघटन हो गया तो सोवियत संघ के विघटन के परिणाम क्या हुए। पहला है शीत युद्ध का संघर्ष समाप्त हो गया, एक ध्रुवीय विश्व अर्थात अमेरिका वर्चस्व का उदय हो गया, हथियार की होड़ समाप्त हो गई, सोवियत गुट का अंत और 15 नए देशों का उदय हुआ, रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बन गया, विश्व राजनीति में शक्ति संबंधों में परिवर्तन हो गया, समाजवादी विचारधारा पर प्रश्न चिन्ह लगने लगा और पूंजीवादी व्यवस्था का वर्चस्व बढ़ गया। इसके बाद शॉक थेरेपी आता है। शॉक थेरेपी क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ है आघात पहुंचाकर उपचार करना, मतलब पहले चोट पहुंचाकर फिर उसका इलाज करना, इसी को शॉक थेरेपी कहते हैं। साम्यवादी के पतन के बाद पूर्व सोवियत संघ के गणराज्य एवं सत्तावादी समाजवादी व्यवस्था से लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था तक के राष्ट्रप्रद संक्रमण से होकर गुजरे। मतलब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो समाजवादी विचारधारा बिल्कुल खत्म हो गई थी, तो उन्होंने अपनी विचारधारा को छोड़कर पूंजीवादी विचारधारा को अपनाने लगे, जो कि बहुत ही कष्टदायक था। रूस, मध्य एशिया के गणराज्य और पूर्व यूरोप के देशों में पूंजीवाद की ओर संक्रमण का एक खासा मॉडल अपनाया गया, जिसे शॉक थेरेपी कहा जाता है। यह मॉडल अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के निर्देशों द्वारा अपनाया गया था। तो कई बार क्वेश्चन आता है एमसीक्यू टाइप में, शॉक थेरेपी का निर्देश किसके द्वारा दिया गया? तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक द्वारा दिया गया था। अब शॉक थेरेपी की क्या क्या विशेषताएं थी कि किस कारणों से लोग साम्यवादी को छोड़कर पूंजीवादी में जा रहे थे। तो पहला था कि मिल्कियत का प्रमुख निजी स्वामित्व होगा, राज्य की संपदा का निजीकरण किया जाएगा, सामूहिक फॉर्म की जगह निजी फॉर्म होगा, मुक्त व्यापार व्यवस्था को अपनाना, मुद्राओं की आपसी परिवर्तनीयता, पश्चिमी देशों की आर्थिक व्यवस्था से जुड़ाव, इसके साथ ही साथ पूंजीवादी के अतिरिक्त किसी भी वैकल्पिक व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया गया। अब शॉक थेरेपी लोगों ने अपना भी लिया, लेकिन उसका परिणाम हुआ, क्या क्या परिणाम हुआ हम जानते हैं। रूस का जो औद्योगिक ढांचा था वो चरमरा गया, आर्थिक परिणाम अनुकूल नहीं रहे, रूसी मुद्रा रूबल में भारी गिरावट आई। एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है कि रूसी मुद्रा का क्या नाम है? तो रूबल। समाज कल्याण की जो पुरानी व्यवस्था थी उसका अंत हो गया। विश्व की सबसे बड़ी गराज सेल इसी वक्त लगी। गराज सेल का क्या मतलब है इसमें कि लगभग 90% उद्योग धंधे निजी हाथों में औने पौने दामों में बेच दिए गए, आर्थिक विषमता में वृद्धि हो गई, खाद्यान्नों का संकट हो गया, माफिया वर्ग का उदय हुआ और लोकतांत्रिक संस्थाओं के निर्माण न होने के कारण कमजोर संसद व राष्ट्रपति की अधिक शक्तियां, जिससे सत्तावादी राष्ट्रवादी राष्ट्रपति शासन का उदय हुआ। तो ये तो शॉक थेरेपी का परिणाम था। आगे के टॉपिक जानते हैं जिसका नाम है संघर्ष और तनाव के क्षेत्र। ध्यान रखना इसमें से एमसीक्यू में 1 नंबर का क्वेश्चन हमेशा आता है, मैं बता देता हूं कौन सा। देखो, पूर्व सोवियत संघ के अधिकांश गणराज्य संघर्ष की आशंका में बने रहे और इन देशों में बाहरी ताकतों की दखलंदाजी भी बढ़ती रही। रूस के 2 गणराज्य चेचन्या और दागिस्तान में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले। पूर्वी यूरोप में चेकोस्लाविया 2 भागों में बट गया, पहला भाग चेक और दूसरा भाग स्लोवाकिया बना। बाल्कन क्षेत्र, बाल्कन गणराज्य यूगोस्लाविया गृह युद्ध के कारण कई प्रांतों में बट गया था, जिसमें शामिल हर्जेगोविनिया, स्लोवेनिया तथा क्रोएशिया ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। ध्यान रखना ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बाल्टिक क्षेत्र, बाल्टिक क्षेत्र के लिथुआनिया में मार्च 1990 में स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर लिया।
एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया वर्ष 1991 में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बने और वर्ष 2004 में नाटो में भी शामिल हो गए। कजाकिस्तान में 10 वर्ष तक अर्थात 2001 तक गृह युद्ध चला। अजरबैजान, आर्मेनिया, यूक्रेन, किर्गिस्तान और जॉर्जिया में भी गृह युद्ध की स्थिति बनी रही। तो एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है कि किस देश में 10 साल तक गृह युद्ध चला। तो ध्यान रखना, तजाकिस्तान में 1991 से लेकर 2001 तक गृह युद्ध चला। देखो मध्य एशिया इतना इंपॉर्टेंट क्यों? आज भी आप देख रहे हो कि इजराइल, अमेरिका दोनों ही ईरान पर हमला कर रहे हैं और ईरान भी उनका मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। तो ईरान इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? मध्य एशिया, अरब, ईरान, कुवैत, ये सब इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो इतना इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि मध्य एशिया गणराज्यों में पेट्रोल के विशाल भंडार है। इसी कारण से यह क्षेत्र बाहरी ताकतों और तेल कंपनियों की प्रतिस्पर्धा का अखाड़ा भी बना हुआ है। इन्हीं तेल की वजह से विश्व में जो भी शक्तिशाली देश है वो चाहते हैं कि मेरा कब्जा इन सब पे हो ताकि मैं उसका उपयोग कर सकूं। अब बढ़ते हैं आगे कि रूस और अन्य पूर्व साम्यवादी देशों के साथ भारत के संबंध कैसे हैं। तो पूर्व साम्यवादी देशों के साथ भारत के संबंध अच्छे हैं। रूस के साथ विशेष रूप से हमारा संबंध बहुत अच्छा है। रूस और भारत दोनों का सपना बहुध्रुवीय विश्व का है। बहुध्रुवीय विश्व का मतलब होता है कि विश्व में बहुत सारी महाशक्तियों का होना, ना कि केवल एक या दो। जब बहुत सारी महाशक्तियां होंगी तो लोगों का जो एक या दो देशों का दबदबा है वो खत्म हो जाएगा। इसी वजह से रूस और भारत दोनों का ये सपना है कि विश्व जो वो बहुध्रुवीय देश बने। इसके साथ साथ दोनों ही देश अस्तित्व, सामूहिक सुरक्षा, क्षेत्रीय संप्रभुत्व, स्वतंत्र विदेश नीति, अंतरराष्ट्रीय झगड़ों का वार्ता द्वारा हल, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुदृढ़ीकरण तथा लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। वर्ष 2001 में भारत और रूस द्वारा 80 द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर भी किए गए थे। भारत रूसी हथियार का एक बहुत बड़ा खरीदार है। रूस से तेल का आयात किया जाता है। परमाणविक योजना और अंतरिक्ष योजना से रूस की मदद मिलती। कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के साथ ऊर्जा का आयात को बढ़ाने के प्रयास हो रहे हैं। उज्बेकिस्तान में भारतीय कलाकारों को विशेष पसंद भी किया जाता है। ये तो रहा चैप्टर 1। अब हम जान लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं। देखो एमसीक्यू के जितने क्वेश्चन हैं वो तो आपको करने ही करने हैं। ये जो आपको दिख रहा है एमसीक्यू, ये सब आप वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व कर लो। मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ जो कि लॉन्ग आंसर में पूछे जा सकते हैं। एक तो सबसे पहले सोवियत प्रणाली से आप क्या समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, भारत और रूस के मध्य मधुर संबंधों को दर्शाने वाले तत्वों का वर्णन करें। शॉक थेरेपी अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हो सकी, कथन के पक्ष में तर्क दीजिए। इसके साथ साथ सोवियत संघ के विघटन के बाद संपूर्ण विश्व एक ध्रुवीय विश्व हो गया, आप इसकी व्याख्या करें। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। इसके साथ साथ सोवियत संघ के विघटन के किन्हीं 6 परिणामों की व्याख्या करें। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही साथ सोवियत संघ के विघटन के लिए उत्तरदायी जो प्रमुख कारक हैं इसके बारे में भी आपको लिखना है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। अब बढ़ते हैं आगे हम चैप्टर नंबर 2 की तरफ। चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है सत्ता के समकालीन केंद्र। सत्ता के समकालीन केंद्र, सत्ता मतलब होता है पावर और समकालीन मतलब वर्तमान में, कि वर्तमान में पावर के कौन कौन से केंद्र हैं, कौन कौन से देश पावरफुल हैं। तो जानते हैं इस चैप्टर के बारे में। शीत युद्ध के पश्चात विश्व में विश्व पटल पर कुछ ऐसे संगठनों तथा देशों ने प्रभावशाली रूप से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रारंभ किया है कि जिससे यह स्पष्ट होने लगा कि संगठन तथा देश अमेरिका की एक ध्रुवीय के समक्ष विकल्प के रूप में देखे जा सकते हैं। विश्व राजनीति में 2 ध्रुवीय व्यवस्था के टूटने के बाद स्पष्ट हो गया कि राजनीतिक और आर्थिक सत्ता के समकालीन केंद्र कुछ हद तक अमेरिका के प्रभुत्व को सीमित कर सकेंगे। इसी सत्ता के समकालीन केंद्र में सबसे पहले जो आता है वो आता है यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ क्या है? अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए बहुत मदद की। इसे मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। 1948 में मार्शल योजना के तहत यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई थी, जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक मदद मिली। 1949 में गठित यूरोपीय परिषद राजनीतिक सहयोग के मामले में अलग कदम साबित हुई। 1957 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय का गठन किया गया और 7 फरवरी 1992 में मजिस्ट्री संधि के द्वारा यूरोपीय संघ का गठन किया गया। वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या 27 है। ध्यान रखना, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आता है इसमें
कि कौन सी संधि के जरिए यूरोपीय संघ का गठन किया गया। maastricht संधि के द्वारा यूरोपीय संघ का गठन किया गया। अब यूरोपीय संघ के सदस्य देश की बात करें तो इसमें है कि पुराने जो सदस्य देश हैं जिसमें ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, आयरलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, पुर्तगाल, स्वीडन, स्पेन, ये पुराने सदस्य हैं। ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ से जून 2016 में एक जनमत संग्रह के द्वारा अलग होने का निर्णय ले लिया था, जिसे ब्रेक्जिट कहा जाता है। अब यह यूरोपीय संघ का सदस्य देश नहीं है। तो ध्यान रखना, अगर पूछा जाए कौन सा देश यूरोपीय संघ का सदस्य देश नहीं है तो ब्रिटेन। जनवरी 2020 में यह यूरोपीय संघ से अलग हो गया था। यह पुराने सदस्य में से एक सदस्य देश था। यूरोपीय देश के नए सदस्य देश कौन कौन से हैं तो एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया, पोलैंड, चेक, रोमानिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, बुल्गारिया, साइप्रस और स्लोवेनिया, ये नए सदस्य देश हैं। यूरोपीय संघ के गठन के उद्देश्य कौन से हैं तो एक समान विदेश नीति व सुरक्षा, आंतरिक मामलों तथा न्याय से जुड़े मामलों पर सहयोग, एक समान मुद्रा का चालन, वीजा मुक्त आवागमन। अगर आपने यूरोपीय संघ का वीजा ले लिया है तो आप उसके 27 देशों में घूम सकते हैं उस वीजा से। आपको अलग अलग देशों में जाने के लिए अलग अलग वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी। यूरोपीय संघ की क्या विशेषताएं हैं इसकी बात करते हैं। तो यूरोपीय संघ ने आर्थिक सहयोग वाली संस्था से बढ़कर राजनीतिक संस्था का रूप ले लिया है। यूरोपीय संघ एक विशाल राज्य की तरह कार्य करने लगा है। इसका अपना झंडा है, अपना राष्ट्रगान है, अपना स्थापना दिवस है और अपनी एक मुद्रा भी है जिसको यूरो कहा जाता है। अन्य देशों से संबंधों के मामले में इसे काफी हद तक साझी विदेशी और सुरक्षा नीति बना ली है। यूरोपीय संघ का झंडा 12 सोने के सितारों के घेरे के रूप में वहां के लोगों की पूर्णता, समग्रता, एकता और मेल मिलाप का प्रतीक है। 2003 में यूरोपीय संघ ने साझा संविधान बनाने की भी कोशिश की थी जो कि नाकामयाब रहा। अब जानते हैं यूरोपीय संघ ताकतवर बनने के क्या क्या कारण हैं और उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो यूरोपीय संघ के आर्थिक प्रभाव कौन कौन से हैं सबसे पहले ये जानते हैं। 2016 में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी और इसका सकल घरेलू उत्पाद जो जीडीपी है 17,000 अरब डॉलर से ज़्यादा था, जो कि अमेरिका के ही लगभग बराबर है। इसकी मुद्रा यूरो अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व के लिए खतरा बन गई है। विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा है। इसकी आर्थिक शक्ति का प्रभाव यूरोप, एशिया और अफ्रीका के देशों में भी देखा जा सकता है। यह विश्व व्यापार संगठन के अंदर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप जानते हैं यूरोपीय संघ में राजनीतिक प्रभाव क्या है। ध्यान रखना, इसका एक सदस्य देश फ्रांस सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। यूरोपीय संघ के कई देश सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं, जिसकी वजह से इसका राजनीतिक प्रभाव भी बढ़ जाता है। यूरोपीय संघ के सैन्य प्रभाव कौन कौन से हैं तो यूरोपीय संघ के पास दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी सेना है। इसका कुल रक्षा बजट अमेरिका के बाद सबसे अधिक आता है। यूरोपीय संघ के सदस्य देशों में फ्रांस के पास परमाणु हथियार है। अंतरिक्ष विमान और संचार प्रौद्योगिकी के मामले में भी यूरोपीय संघ का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। यूरोपीय संघ की कमजोरियां या सीमाएं कौन कौन सी हैं तो जानते हैं। यूरोपीय संघ की जो कमजोरियां हैं, इसके सदस्य देशों की अपनी विदेश नीति और रक्षा नीति है जो कई बार एक दूसरे के खिलाफ भी हो जाती है, जैसे इराक पर हमले के मामले में भी हुआ था। यूरोप के कुछ हिस्सों में यूरो मुद्रा का चालन है और कुछ हिस्से में यूरो को लागू करने को लेकर नाराजगी भी जताई जाती है। डेनमार्क और स्वीडन में maastricht संधि और साझी यूरोपीय मुद्रा यूरो को मानने से मना करते हैं। यूरोपीय संघ के कई सदस्य देश अमेरिकी गठबंधन में भी हैं। ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ने ब्रिटेन को यूरोपीय बाजार से अलग रखा। ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ से जून 2016 में एक जनमत संग्रह के द्वारा अलग होने का निर्णय लिया, जिसके बारे में हमने पढ़ लिया है। इसके बाद बात करते हैं एक और संगठन जिसका नाम है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ, जिसे कहा जाता है आसियान। आसियान के बारे में जानते हैं। आसियान के सदस्य देश तो जो संस्थापक देश है वो 5 संस्थापक देश हैं: इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। नए सदस्य देश कौन कौन से हैं तो वो है ब्रुनोई दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। अगस्त 1967 में
इस क्षेत्र के 5 देशों इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड ने बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना की थी। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है एमसीक्यू में, आसियान की स्थापना किस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर के बाद हुआ था? तो बैंकॉक घोषणा पत्र। इन 5 देशों को आसियान का संस्थापक देश कहा जाता है। बाद में ब्रुनोई, दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया को शामिल किया गया। अब इसकी कुल संख्या 10 है। आसियान की स्थापना के मुख्य उद्देश्य कौन कौन से हैं? ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। सदस्य देशों की आर्थिक विकास को तेज करना, ये इसका पहला उद्देश्य है। दूसरा, इसके द्वारा सामाजिक और सांस्कृतिक विकास हासिल करना। इसके साथ कानून के शासन और संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमों का पालन करके क्षेत्रीय शांति और अस्तित्व को बढ़ाना। आसियान शैली क्या है? अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप का नया उदाहरण पेश करते आसियान ने काफी यश कमाया है। इसे ही आसियान शैली कहा जाता है। आसियान समुदाय के प्रमुख स्तंभ जो हैं वो 3 हैं। आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय और आसियान सांस्कृतिक समुदाय। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आसियान समुदाय के प्रमुख स्तंभ कौन कौन से हैं? यही तीनों हैं। आसियान सुरक्षा समुदाय क्षेत्रीय विवाद को सैनिक टकराव तक ले जाने से सहमति पर आधारित है कि आपस में जो टकराव हो वो सैनिक विद्रोह या सैनिक टकराव ना हो। आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य आसियान देशों का साझा बाजार और उत्पादन आधार तैयार करना है तथा इस क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद करना। आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय का उद्देश्य है कि आसियान देशों को बीच टकराव की जगह बातचीत और सहयोग को बढ़ावा दिया जाए। आसियान क्षेत्रीय मंच क्या है? तो 1994 में आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य सदस्य देशों की सुरक्षा और विदेश नीति में तालमेल बनाना है। आसियान की उपयोगिता का प्रासंगिकता। आसियान की मौजूदा आर्थिक शक्ति खासतौर से भारत और चीन जैसे तेज है विकास होने वाले एशियाई देशों के साथ व्यापार और निवेश के मामले में प्रदर्शित होता है। आसियान ने निवेश, श्रम और सेवाओं के मामले में मुक्त व्यापार क्षेत्र अपनाने पर ध्यान दिया है। अमेरिका तथा चीन ने भी मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने की रुचि दिखाई है। 1991 के बाद भारत ने पूर्व की ओर देखो की नीति अपनाई और 2014 से एक्ट ईस्ट की नीति अपनाई, जिसका उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देना। भारत ने आसियान के साथ क्षेत्रीय सिंगापुर, थाईलैंड और मलेशिया के साथ मुक्त व्यापार का समझौता किया। 2009 में भारत ने आसियान के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया जो 1 जनवरी 2010 से लागू हुआ। आसियान की असली ताकत अपने सदस्य देशों और सहभागी सदस्यों और बाकी गैर क्षेत्रीय संगठन के बीच निरंतर संवाद और परामर्श करने की है। आसियान ने कंबोडिया के टकराव को समाप्त कर दिया। आसियान ने पूर्वी तिमोर के संकट को भी संभाला है। अब बात करते हैं चीन। चीन हम सब जानते हैं 1949 में माओ के नेतृत्व में साम्यवादी क्रांति के बाद चीनी जनवादी गणराज्य की स्थापना हुई। शुरुआत में यहाँ अर्थव्यवस्था सोवियत प्रणाली पर आधारित था। माओ के नेतृत्व में चीन का विकास किस तरह से हुआ? चीन ने विकास का जो मॉडल अपनाया उसमें तेजी से पूंजी निकालकर सरकारी नियंत्रण में बड़े उद्योग खड़े करने पर जोर दिया। चीन ने समाजवादी मॉडल खड़ा करने के लिए औद्योगिक अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपने सारे संसाधनों को उद्योग में लगा दिया। चीन अपने नागरिकों को रोजगार, स्वास्थ्य सुविधाएं और सामाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ देने के मामले में विकसित देशों में भी आगे निकल गया है, लेकिन बढ़ती जनसंख्या विकास में बाधा उत्पन्न कर रही है। कृषि परंपरागत तरीके पर आधारित होने के कारण वहां के उद्योगों की जरूरत को पूरा नहीं कर पा रही थी। चीन की अर्थव्यवस्था का उत्थान, किस तरह से चीन ने बहुत जल्दी से तरक्की की, इसके बारे में जानते हैं। चीन में सुधारों की पहल। चीन ने 1972 में अमेरिका के साथ संबंध बनाकर अपने राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास को खत्म कर दिया। 1973 में प्रधानमंत्री चाओ एन लाई ने कृषि, उद्योग, सेवा और विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव रखे। 1978 में तत्कालीन नेता देंग शाओपिंग ने चीन में आर्थिक सुधार को खुले द्वार की नीति का घोषणा की। 1982 में खेती का निजीकरण कर दिया गया और 1998 में उद्योगों का निजीकरण किया गया। इसके साथ ही चीन ने विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित किया। चीन ने 2001 में विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गया। इस तरह से दूसरे देशों के लिए अपनी अर्थव्यवस्था खोलने की दिशा में चीन ने एक कदम और बढ़ा लिया। चीन के पास अब विदेश मुद्रा का विशाल भंडार है। चीन विश्व की नई उभरती शक्ति के रूप में किस तरह से सामने आया है? क्षेत्र के हिसाब से विशाल आकार है चीन का। 2001 में विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बन गया है।
विश्व की यह बड़ी अर्थव्यवस्था है। जापान, अमेरिका, आसियान और रूस सभी व्यापार के आगे चीन से बाकी विवादों को भुला चुके हैं। 1997 में वित्तीय संकट के बाद आसियान देशों की अर्थव्यवस्था को टिकाए रखने में चीन ने आर्थिक उभार में काफी मदद की थी। चीन परमाणु शक्ति संपन्न देश है। चीन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य भी है। चीन द्वारा लातिनी अमेरिका और लातिनी मतलब साउथ अमेरिका और अफ्रीका में निवेश तथा सहायता की इसकी नीति दर्शाती है। चीन विश्व में कई नई शक्तियों के रूप में उभर रहा है। चीन के साथ भारत का कैसा संबंध है? तो विवाद के क्षेत्र जानते हैं पहले, फिर सहयोग के क्षेत्र जानेंगे। विवाद का क्षेत्र क्या है? 1950 में चीन द्वारा तिब्बत को हड़पने तथा भारत की चीन सीमा पर चीन द्वारा बस्तियां बनाने में दोनों देशों के संबंध एक दूसरे से बिगड़ गए थे। 1962 अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों को लेकर और लद्दाख के अक्साई चीन के इलाकों को लेकर भारत का चीन के साथ 1962 में युद्ध हो गया था। 1962 के युद्ध में भारत की सैनिक पराजय हुई और भारत चीन संबंध में इसकी दीर्घकालीन असर देखा गया। 1976 तक दोनों देशों के कूटनीतिक संबंध समाप्त हो गए थे। दोनों देशों के हाल के समय हुए सीमा विवाद में भी संबंधों को गिरावट आई है। पाकिस्तान के परमाणु हथियार कार्यक्रम में भी चीन मददगार है। बांग्लादेश, म्यांमार से चीन के सैनिक संबंध को दक्षिण एशिया के भारत में हितों के खिलाफ देखा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ भारत के आतंकवादी प्रस्ताव के विरुद्ध चीन वीटो शक्ति का प्रयोग करता है तथा पाकिस्तान के समर्थन को बढ़ाता है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा चीन और भारत के संबंध में गिरावट लाता है। ये तो रहे विवाद के क्षेत्र। अब जानते हैं चीन और भारत के क्या सहयोग के क्षेत्र हैं। तो 1970 के दशक के बाद चीन ने राजनीतिक नेतृत्व बदलने से चीन की नीति में अब परिवर्तन हुआ है। चीन ने वैचारिक मुद्दों के स्थान पर व्यवहारिक मुद्दों पर प्रमुख है, इसलिए चीन भारत के साथ विवादग्रस्त मामलों को छोड़कर संबंध सुधारने को तैयार हो गया। दोनों देशों को संबंध राजनीति ही नहीं बल्कि आर्थिक पहलू भी हैं। दोनों देश एशिया की राजनीतिक में अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दिसंबर 1988 में राजीव गांधी द्वारा चीन का दौरा कर संबंधों को सुधारने का प्रयास किया गया था। दोनों देशों ने सांस्कृतिक आदान प्रदान, विज्ञान तकनीकी के क्षेत्र में परस्पर सहयोग और व्यापार के लिए सीमा पर पोस्ट खोलने के समझौते किए। 1999 में भारत चीन व्यापार लगभग 30% सालाना की दर से बढ़ रहा है। 1992 में भारत चीन के साथ 33 करोड़ 80 लाख डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ। 2017 में बढ़कर 84 अरब डॉलर का हो गया। विदेश में ऊर्जा सौदा हासिल करने के मामले में भी दोनों देशों ने सहयोग किया है। परिवहन और संचार मार्गों की बढ़ोतरी हुई है। समान आर्थिक हित के कारण संबंध सकारात्मक रहे हैं। चीन और भारत के नेता आधिकारिक अब अक्सर दिल्ली और बीजिंग का दौरा करते हैं। तो ये रही हमारे सहयोग की नीति। अब बात करते हैं जापान की। जापान एशिया महाद्वीप के पूर्व में स्थित एक द्वीपीय देश है। परमाणु बम की विभीषिका झेलने वाला एकमात्र देश है। जापान के संविधान के अनुच्छेद 9 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने में बल प्रयोग का हमेशा के लिए त्याग कर दिया गया है। जापान सत्ता समकालीन केंद्र के रूप में कि जापान किस तरह से एक शक्ति के रूप में उभर रहा है, तो जापान के पास प्राकृतिक संसाधन कम है और कच्चे माल का आयात करता है। इसके बावजूद उसकी प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी उत्पादन में प्रसिद्धि है। सोनी, पैनासोनिक, होंडा, सुजुकी प्रसिद्ध जापानी ब्रांड है। 1964 में जापान OECD का सदस्य बना। जापान की अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। एशिया के देशों में अकेला जापान ही समूह 7 मतलब G7 का सदस्य है। आबादी के लिहाज से जापान विश्व का 11वां स्थान है। संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में अंशदान करने के लिहाज से जापान दूसरा सबसे बड़ा देश है। सैन्य व्यय के लिहाज से विश्व में जापान का 7वां स्थान है और 1991 में जापान का अमेरिका के साथ सुरक्षा गठबंधन भी है। दक्षिण कोरिया की बात करते हैं। दक्षिण कोरिया प्रायद्वीप को द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में दक्षिण कोरिया और उत्तरी कोरिया में विभाजित कर दिया गया था। यह एशिया महाद्वीप में स्थित है। रिपब्लिक ऑफ कोरिया दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। यहाँ से हान नदी होकर गुजरती है। एक क्वेश्चन आता है कि हान नदी का चमत्कार किसे कहा जाता है, तो ये आप जरा ध्यान रखना। दक्षिण कोरिया सत्ता के समकालीन उभरते केंद्र कैसे है? 1960 के दशक से 1980 के दशक में दक्षिण कोरिया का आर्थिक शक्ति के रूप में तेजी से विकास हुआ है, जिसे हान नदी पर चमत्कार भी कहा जाता है। 1996 में दक्षिण कोरिया OECD का सदस्य बना। 2017 में दक्षिण कोरिया की अर्थव्यवस्था विश्व की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी। सैन्य व्यय के लिहाज से विश्व में दक्षिण कोरिया का 10वां स्थान है।
मानव विकास रिपोर्ट 2016 के अनुसार विश्व में दक्षिण कोरिया का HDI रैंक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 18वां है। दक्षिण कोरिया के उच्च मानव विकास के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारक हैं भूमि सुधार, ग्रामीण विकास, व्यापक मानव संसाधन विकास, तीव्र न्याय संगत आर्थिक वृद्धि शक्तियां। दक्षिण कोरिया उच्च प्रौद्योगिकी के लिए प्रसिद्ध है, जैसे कि सैमसंग, LG, हुंडई भारत में प्रसिद्ध दक्षिण कोरियाई ब्रांड है। तो ये तो रहा चैप्टर 2, ये हमने क्विक रिवीजन किया है। आप एक बार दोबारा भी देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। अब कल मिलते हैं, कल हम बात करेंगे इसके अगले 2 चैप्टर के बारे में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।